कमरे में एक दुपट्टा तो लोगों ने पूरा फैलावा कर दिया, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं, तो निकलते ही क्या। पुलिस वाले मेरे घर को बहुत घेरे हुए थे, पूरे घर की तलाशी चल रही थी, सब उलट पुलट कर दिया था। कुकर एक रखा था, वो कुकर देखा, कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपने छापे डाले और आपने कोई स्वतंत्र गवाह क्यों नहीं रखा? अचानक से आप देखिएगा कि 2022 का चुनाव आसपास है और ढेर सारी ऐसी विवादित मसले, ध्रुवीकरण करने वाले मसले, जैसे उनकी बाढ़ आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। कि ये गिरफ्तारियां राजनीतिक तरीके से दी जा रही हैं, ये राजनीति का अंग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद और अलकायदा के नाम पर लखनऊ से गिरफ्तार किए गए 5 युवकों की वास्तविकता की जांच करने के लिए रिहाई मंच की टीम उन युवकों के मोहल्लों में गई और वास्तविकता की जांच की। जांच के बाद रिहाई मंच, कम्युनिस्ट फ्रंट और सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की टीम ने पीड़ित परिवारों के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आतंकवाद का नहीं बल्कि योगी राज का आतंक जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। वक्ताओं ने कहा कि जहां उत्तर प्रदेश में एक तरफ चुनाव होने वाले हैं, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार लोगों का ध्यान भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई से भटकाने के लिए और कोविड काल में हुई मौतों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन तरह की कृत्यों को अपना रही है। कभी वो आतंकवाद का नाम ले रही है, कभी वो लव जिहाद का नाम ले रही है, कभी वो हिंदू मुसलमान का नाम ले रही है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। तो घर देखा, घर पे कमांडो लोग बहुत ज़्यादा फैले हुए थे, सब फैलावा कर दिया, सारा सब फैला दिया। जांच के लिए सब देखा, कुकर एक रखा था, वो कुकर देखा, कहा कि इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर हम आए तो यहाँ देखा सब लोग फैले हुए थे, तो अपनी सास को लेके हम जब थाने गए तो ये लोग थोड़ी दूर चले गए। मेरी बेटी लोगों ने कहा कि थोड़ी दूर जाके उसके बाद आए और आकर कुकर वाला फिर उठा ले गए। फिर हम अपनी सास को लेके जब हम थाने गए तो वो वहाँ नहीं थे, जा चुके थे। हमने और मेरी बेटी ने बहुत रो के पूछा उनको कहाँ ले गए, उनको बता दीजिए उनको कहाँ ले गए। तो उन लोग कहने लगे काकोरी थाने चली जाओ, ठाकुरगंज थाने चली। सर हम अकेले अपनी बेटी को लेके काकोरी थाने में, ठाकुरगंज थाने में वो कहीं नहीं मिले। उसके बाद हमने बहुत परेशान रहे, हमको वो कहीं नहीं मिले। आज तक हमने उनको नहीं देखा। ये समझ लिया कैसे रह रहे। एक मेरी शुगर पेशेंट बेटी है, वो रोती रहती है, अभी पूछती रहती है अपनी अक्कू नहीं आए जो ये रिक्शे वाली कहानी बताई गई है जी, इसमें क्या सच्चाई है? वो तो कह रहे हैं कि रिक्शे में सारी चीजें फिट करने की जी नहीं, बिल्कुल गलत है। आप मेरा घर देख लीजिए, रिक्शा बाहर खड़ा होता है, रिक्शा क्या बाहर इंसान सिपेट करेगा? ऐसे सब गलत बताया जा रहा है, सिर्फ हम लोगों को फंसाया जा रहा है। घर भी देख लीजिए मेरा, आपको कितने लोगों ने जाके कहा कि इतना घर पैसा मिला था, वो पैसा बाहर से आ रहा था, बुक देख लीजिए उनकी, चेक कर लीजिए, कोई पैसा नहीं है, सब गलत बताया जा रहा है। अकाउंट की डिटेल बताई जा रही है कि पासबुक मिली, डिटेल मिली, कोई पैसा डिटेल आप देख लीजिए ना, डिटेल दूसरे में अपना कोई पैसा नहीं। अब तो उनकी पत्नी हमसे ज्यादा कोई थोड़ी जानता है कि उनके पास पैसा था क्या नहीं था। होता तो अपना घर न बनवाते, इस तरीके थोड़ी पड़ा है ताकि चले कि पूरा घर खुला पड़ा है। मेरा लड़का बैटरी रिक्शा चलाता था और जो है 200-300 से ज़्यादा आमदनी नहीं रहा और वो अलग रहता रहा अपनी बीवी को लेके। और मेरी तबीयत खराब रहा, मेरा बच्चा हमको देखने 10-5 मिनट के लिए सुबह आता रहा, शाम आता रहा और जो मेरे बच्चे को फंसाया गया। 14 तारीख को हम दोनों मियाँ बीवी साथ में सुबह उठे, चाय वाय पी। उसके बाद मेरे शकील पति कहने लगे कि हम जा रहे हैं अपने काम पे रिक्शा चलाने। वो 7 या 8 बजे निकल जाते थे रिक्शे पे। जैसे ही 8 बजे वो रिक्शे पे चाय वाय पी के निकले, वैसे ही मेरे पास 9:30 बजे फ़ोन आया कि शकील को उठा लिया गया है, शकील को उठा लिया गया है, पक्के पुल पर उसका रिक्शा खड़ा है। तो हम बहुत परेशान हो गए, बहुत रोने लगे और रॉन्ग नंबर से कॉल आया था कि आपके शौहर को उठा लिया गया है, पक्के पुल से उसका रिक्शा वहीं खड़ा है। हमने ये बात अपने ससुराल में
सब उलट पुलट कर दिया था। उन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की, हम लोग ने कुछ नहीं बताया, तो हम बस इतना ही बताया कि वो पक्के पुल से उठा लिए गए। छोटा बेटा मेरा यही है, तो छोटा मैं किसके सहारे है? मेरे आदमी कोई कसूर नहीं था, मेरे आदमी को तो कोई कसूर भी नहीं था। मेरा आदमी तो बेकसूर में चलेगा, बेकसूर है। मेरे आदमी को कोई कसूर नहीं है, किसी चीज़ में कोई हाथ नहीं है मेरे आदमी का। हम घर के अंदर थे और घर तक नहाने के लिए फिर अचानक में दरवाजे किसी ने खटखटाया, तो मेरी सास कमरे में बैठी हुई थी। फिर जब बाहर निकल कर देखी तो बहुत सारी पुलिस की फोर्स थी और साथ में एटीएस वाले थे। तो वो कहने लगे क्या बोलते कोई आया है बाहर, तो हमने कहा जाके देखे, दरवाज़ा खोले भी नहीं निकल रहे। जब तक अब निकले वो लोग पूरे घर के अंदर घुस गए, पूरा कमरा उन्होंने चान मारा। कमरे में एक दुपट्टा तो उन लोगों ने पूरा फैलावा कर दिया, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं, तो निकलते ही क्या। फिर पूरा हमसे पूछने लगे और कहाँ क्या रखा है। हमने कहा सर कुछ भी नहीं, हम पूछ नहीं। मेरी सास कि क्या हो गया बताइए हमें सर, तो कोई कुछ नहीं बता रहे, बस कह रहे हम आपसे पूछताछ करके उनको भेज देंगे, बस वो यही बात बोल रहे थे। और इतना इंतजार हम लोग करने लगे, हमने सोचा क्या पता पूछताछ हो जाएगी। तो सर अभी चले आएंगे सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे तो वो लोग बेहतर भी पढ़ने। सर कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा, समझ नहीं, हमारे लिए अपने घर गए। छोटे छोटे बच्चे इतना रो रहे हैं, नहीं आ रहा कि समझिए उन दोनों को इतना बुखार चढ़ा है, मैंने अपने बच्चों को हिलाए होते समझ ली चीज़ को सर। ये जानते हुए दखल दिया है कि ये गिरफ्तारियां राजनीतिक तरीक़े से दी जा रही हैं, ये राजनीति का अंग हैं, इसलिए हमने हमेशा इसमें दखल दिया और आज भी दखल दिया। 2017 में एक इनकाउंटर हुआ था हरदोई रोड पर सैफुल्लाह का, तो उस वक्त भी कहा गया था कि ISIS के लोग इस देश पर, बल्कि उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना करने वाले हैं और उसका फ़ायदा चुनाव में किया था। उसी तरह से 2022 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरह की गिरफ्तारियां शुरू की गई हैं। यही नहीं, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अभी पॉपुलेशन पर एक कानून लाया गया, उससे पहले धन परिवर्तन पर एक कानून लाया गया, जिसको पूरी तरह से प्रचारित किया गया कि ये कानून और कुछ नहीं है बल्कि लव जिहाद का कानून है, लव जिहाद के ख़िलाफ़ कानून है, बल्कि धर्म परिवर्तन उसका नाम है, धर्म परिवर्तन पर रोक। तो इस तरह की घटनाएं रोज़ हो रही हैं, आए दिन हो रही हैं। ये 11 को जो गिरफ्तारी हुई है मिनहाज की, वहाँ पड़ोसियों का कहना है कि 9:30 बजे मिनहाज को ATS ने गिरफ्तार करके अपनी कार में बंद कर दिया था। एक अचानक से आप देखिएगा कि 2022 का चुनाव आसपास है और ढेर सारी ऐसी विवादित मसले, ध्रुवीकरण करने वाले मसले, जैसे उनकी बाढ़ आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। अभी आप शोएब साहब बोल रहे थे किस तरह से ये मसला आप लोगों ने देखा, अभी आतंकवाद के नाम पे जो है किस तरह से एक आतंक इन परिवारों पे इस सरकार का हमने देख रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक अनावश्यक, मैं देख रहा हूँ अभी जनसंख्या नीति पे अचानक बात होने लगी है। हम ये देख रहे हैं कि अचानक उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड की चर्चा होने लगी है। हम बनारस से आते हैं, बनारस में हमने देखा अभी कि पूरा अयोध्या के बाद ज्ञानवापी को वहाँ एक निचली अदालत ने अभी एक सर्वे का अचानक से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाते हुए, ये उसका एक तरह से उल्लंघन करते हुए उन्होंने अभी एक सर्वे का आदेश दे दिया है। और कई इलाकों में जो है हम देख रहे हैं कि एक कम्युनल दंगे करने की कोशिश हो रही है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये सरकार शिक्षा के मोर्चे पे, रोजगार के मोर्चे पे, आप देखिए कि इतना बड़ा हमला कोविड काल में हमने देखा
लोगों को तड़प तड़प के मरते इसी उत्तर प्रदेश में देखा। इन सारे मसलों पे हमने देखा कि सरकार बुरी तरह फेल साबित हुई है और एक ज़बरदस्त गुस्सा उत्तर प्रदेश के अंदर, आम जनता के अंदर ये बढ़ रहा है। लेकिन फिर वही पुरानी बात, फिर वही पुराने तरीके से कि कैसे चुनाव आते आते उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण किया जाए, दंगे कराए जाए, आतंक के नाम पर एक खास समुदाय को टारगेट किया जाए, संविधान की धज्जी उड़ाई जाए। हम समझते हैं कि उसी क्रम में ये हमारे सामने ये प्रकरण आ रहा है। हम लोग इस सवाल पे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के मोर्चे पे उनको जवाब देना होगा, शिक्षा के मोर्चे पे उनको जवाब देना होगा, स्वास्थ्य के मोर्चे पे जवाब देना होगा। और अगर ये जो इस मसले पे अगर सरकार पीछे नहीं हटती है, इस मसले पर जिस तरह से इन परिवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस मसले पर अगर सरकार नहीं पीछे हटती है तो हम इस मसले को कोर्ट से लेकर के सड़कों तक इसको लेकर के हम उतरेंगे। ये आपके सामने हम कहना चाहते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो आतंकवाद से संबंधित है, अगर उनका एक संकलन तैयार किया जाए तो वो आपको लगेगा कि ये चुटकुलों की एक बहुत बड़ी किताब है। और सेम चीज़ ये है कि जो कचेरी सीरियल बम विस्फोट के समय में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती थी, उसके ऊपर की भाषा और नीचे की भाषा एक होती थी, जबकि आपके विधि के अनुसार आपने जो फर्द बरामदगी की है उसी को आप दर्ज करेंगे प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में। लेकिन जैसे अभी मैं FIR देख रहा था तो अलग से परिपत्र अलग है ताकि आपके तमाम सारी सूचनाएं दर्ज हो जाएं और आपके गंभीर धाराओं का मुकदमा तैयार हो सके। ये काम नहीं है। आप प्रथम बरामदगी हुई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट बरामदगी के आधार पर लिखते और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में जो आपको सूचनाएं मिलती उस आधार पे आप आगे बढ़ते। तो इनमें विवेचना करने का जो दौर सिस्टम है, जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी में आपने छापे डाले और आपने कोई स्वतंत्र गवाह क्यों नहीं रखा, अड़ोसी पड़ोसियों को क्यों नहीं आपने उसमें, क्या आपने सर्च करने से पहले सर्च मेमो बनाया? नहीं बनाया। तो ये एक तरीके से टारगेटेड तरीके से चुनाव के समय आपके ये काम किया जा रहा है। और इससे पहले भी आपके आउट ऑफ टर्म प्रमोशन के लिए, आपके आदर्श सुविधाओं के लिए, आपके 15 अगस्त और 26 जनवरी के पूर्व 2-3 दिन पहले इस तरीके की घटनाएं जानबूझ के की जाती हैं और वो करने वाले लोग पुलिस विभाग के जो ATS और STF में हैं वो आपके सिर्फ अपने तरक्की के लिए करते हैं। और स्थिति तो ये है उत्तर प्रदेश की, अगर ATS और STF के लोगों की जांच की जाए तो ये भी एक अपराधियों का सुसंगठित गिरोह ही साबित होगा, क्योंकि एक कांस्टेबल डिप्टी SP तक अगर पहुंच रहा है तो किसी की भी हत्या करने में उसको या किसी को फर्जी फंसाने में उसको, और प्रेशर कुकर बम या आपके कट्टा ये सामान्य चीज़ें हैं। प्रेशर कुकर का बम कहीं भी प्रयोग आज तक नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में मेरी नॉलेज के अनुसार। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि योगी सरकार को, मोदी सरकार को मनुष्य होने के नाते भारतीय नागरिकों के साथ इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ सत्ता के लिए।